नमस्ते छात्राओं। आज देखते हैं कक्षा 10वीं की दूसरे इकाई का 7वां पाठ महिला आश्रम और इसके लेखक है काका कालेलकर और इनका जन्म हुआ था 1885 सातारा महाराष्ट्र में और मृत्यु हुई थी 1981 नई दिल्ली में। और परिचय दिया है काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी एवं अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया है। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार है। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण है और इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, आत्मचरित्र आदि। देखते हैं इस पाठ में क्या दिया है। प्रस्तुत पत्र में यहाँ इस पाठ में हमें 2 पत्र दिए गए हैं और इस प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। यहाँ पर सरोजिनी जी जिन्होंने महिलाओं के लिए आश्रम निकालना चाहती है तो उसके बारे में, उसकी स्थापना कब होनी चाहिए, उसके मतलब आश्रम का वातावरण कैसा होना चाहिए और उसके नियम के बारे में विस्तृत स्वरूप से काका कालेलकर जी ने इनको मार्गदर्शन किया है। यही इस पाठ में प्रस्तुत 2 पत्रों के द्वारा काका कालेलकर जी इन्हें आश्रम के नियम और व्यवस्था, स्थापना, वातावरण के बारे में जानकारी देते हैं। तो देखते हैं पाठ महिला आश्रम। तो लिखते हैं पत्र। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। अभी काका कालेलकर जी आश्रम का वातावरण कैसा होना चाहिए बताते कि आश्रम मतलब एक तरह का घर ही है, तो किसी भी पुरुष का संबंध न हो, क्योंकि पूरी तरह महिलाओं का ही आश्रम होना चाहिए। और इस आश्रम का विज्ञापन किसी भी अखबार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर अखबार में विज्ञापन दिया तो सहज पैसे मिल जाएंगे, लेकिन हमें किसी से भी पैसे मांगने नहीं है। और जो भी महिला आश्रम में भर्ती होने वाली है या आने वाली है उसे खुद के खाने पीने की और कपड़ों की और जो बाकी उसकी ज़रूरत है उसकी व्यवस्था उसे खुद करनी है। और वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। और यदि वह गरीब है और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा वो आश्रम में आती है तो जो व्यक्ति उसकी सिफारिश लेकर आता है तो उसी को उसकी खाने पीने की या कपड़ों की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। और वो आगे कहते हैं कि किसी भी पहचान के बिना आश्रम में किसी को भी भर्ती नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। तो आगे वो कहते हैं कि कोई भी महिला आश्रम को छोड़कर कभी भी जा सकती है, लेकिन अगर आश्रम को किसी महिलाओं का वर्तन या उसका कोई बर्ताव अच्छा नहीं लगा तो उसे 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने नोटिस दे सकती है। और फिर भी उसके बाद फिर भी उसके बर्ताव में या वर्तन में अगर बदलाव नहीं आया तो हम उसे निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा करना हमें बहुत सोच कर करना होगा। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा।
आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कूढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। और वो आगे कहते हैं कि आश्रम का वातावरण एकदम भक्तिपूर्ण और सामान्य सदाचार का वातावरण होना चाहिए और स्वावलंबन सबको ही आना चाहिए, मतलब खुद के काम खुद करने चाहिए। और आरंभ में मतलब जब भी आश्रम चालू होता है तभी अगर आश्रम में किसी मतलब पढ़ाई की या उद्योग की व्यवस्था न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे चलकर तुम किसी उद्योग भी सिखा सकते हो। और माना कि मतलब आश्रम में ऐसा वातावरण होना चाहिए कि जहाँ महिलाएं परेशान होकर आती है और आश्रम में भर्ती होती है, लेकिन बाद में आश्रम में कूढ़न मुक्त मतलब झगड़े मुक्त वातावरण होना चाहिए और महिलाएं पवित्र मतलब शांति से रह सके, ऐसा ही पवित्र वातावरण होना चाहिए। और आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसे संस्थाएं मैंने देखी है, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। और वो आगे कहते हैं कि मतलब ऐसा वातावरण और आगे चलकर तुम सभी बहनों को मतलब सभी महिलाओं को कुशल बना दो और एक छोटे छोटे मकान चलकर जो भी आश्रम के नियम है, आश्रम के नियम संभाल कर तुम वहाँ रह सकती है और आगे चलकर तुम इस उद्योग द्वारा परिवार भी चला सकते हैं। ऐसा काका कालेलकर जी सरोज जी को मार्गदर्शन करते हैं और कहते हैं अगर मैं वहाँ रहूँ या ना रहूँ, प्रत्यक्ष में मेरा अगर कोई हिस्सा ना भी होगा, लेकिन मैं तुम्हारा सलाह और सहारा तो हमेशा ही रहूँगा। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। अभी वो कहते हैं कि मतलब आश्रम शुरू करने के, स्थापना करने के बारे में उनको बता रहे और कहते हैं कि तुम सब विचार कर लो और मुझे सब बता दो, क्योंकि बाद में तुम्हें लगेगा कि मैंने सुझाव दिया और मतलब मैंने कोई मदद भी नहीं की, लेकिन मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ और यथा समय तुम सब विचार सोचकर मुझे उत्तर दे देना। यह सर्दी अच्छी है। और वो आगे जिस समय उन्होंने पत्र लिखा था तो जो जगह वो थे तो उस जगह के बारे में वो बोलते हैं, यह सर्दी अच्छी है, फूल में गुलदाउदी क्रिंजेंथिमम फूल बाहर में है, उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भरी ही दो और होठों को सीकर बैठ गई हो। और जब खिलती है ना तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है और टिकती भी बहुत है। गुलाब की खिलने लगे हैं। क्रिसमस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। अभी वो बोलते हैं यह सर्दी के मतलब
दिन चल रहे हैं और फूलों भी बहुत आई है और अलग अलग फूलों के बारे में वो बताते हैं और एक दो फूलों के बारे में बताते हैं कि उसकी कलियाँ तो जल्दी खुलती नहीं है और मानो ऐसा लगता है कि वो कुछ रहस्य ही उनमें मिटाकर रख दिया है। और वो आगे कहते हैं कि और जब भी खुलती है ना तो एक एक पंखुड़ी खिलती है और बहुत दिन भी रहती है। और जिनिया का घर आगे दूसरे पौधों के बारे में बताते हैं कि जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहाँ से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आंखों मानो उत्कटता से बोलती हो ऐसी लगती है। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह भी सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी। शायद काका कालेलकर जी को बहुत फूलों का या पौधों का शौक था, तो बोलते हैं कि जिनिया का एक पौधा भी रास्ते के किनारे पर था और आए जाए राहगीर उसकी कलियां ही तोड़ने लगे थे। तो मैंने क्या किया कि एक पौधा लाया और मेरे सिरहाने मतलब घर के पास हमारे लगा दिया। तो वहाँ पर अभी सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं कि मानो ऐसा लगता है कि उनकी आंखें कुछ उत्कटता से बोलना चाहती है। और वो आगे विदाई देते हैं। काका दोनों को सप्रेम शुभाशीष। और ये पत्र लिखा है गुरुवार, तारीख है 21 दिसंबर 1944। तो दूसरा पत्र देखते हैं। प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक का लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख है 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह में लिखूँगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रहना। मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा, मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। तो वो आगे कहते हैं कि मतलब मैंने इस महीने में तुम्हें हर सप्ताह में, यहाँ पर तारीख भी दी है, 1 तारीख को, 9 तारीख को, 15 तारीख को और चौथा पत्र मैं आज अभी लिख रहा हूँ। तो अभी आगे से भी हर सप्ताह में तुम्हें पत्र लिखूँगा। और तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है तो तुम्हारी चिरंजीव रेहाना मतलब उनकी शायद बेटी का नाम है सरोज जी के। तो वो कहती है कि तुम्हारी बेटी ने भी पत्र लिखा तो मुझे चलेगा, मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। मतलब तुम्हारे तबीयत के बारे में जानकारी देने वाला हर सप्ताह मुझे एक पत्र मिलना चाहिए। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाए। और वो आगे कहते हैं कि पूज्य बापूजी मतलब गांधी जी के बारे में वो बोलते हैं कि गांधी जी चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक हो जाए। तो इसी मतलब मुस्लिमों को और हिंदुओं को एक करने के लिए मैंने तुमको कहा था कि तुम्हें उर्दू सीखनी चाहिए। तो उर्दू में तुम किताबें भी लिख सकती हो, लेकिन अभी तो मैं एक ही संदेश तुम्हें देता हूँ कि अभी तुम पूरा आराम कर लो और पूरी तरह ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया। और आगे कहते हैं कि तारों के नक्शे शायद कोई उन्हें मतलब तारों के नक्शे बनाने हैं। तो वो कहती है कि उसके लिए मैंने कंपास बॉक्स भी मंगाए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटेन को ही रहने दिया है। और वो कहते हैं कि अभी फूल के गमले भी मैंने क्या कर दिए हैं, अपने पास से निकाल दिए हैं और सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। क्रोटन शायद किसी फूल का नाम है, तो सादे क्रोटन को ही फूल मैंने यहाँ पर रहने दिए हैं। और आगे कहते हैं सबको काका का सप्रेम शुभाशीष, काका कालेलकर। और ये पाठ लिया है काका कालेलकर ग्रंथावली से।